पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद संयोगिता के साथ मोहम्मद गोरी ने क्या बर्ताव किया होगा। दोस्तों, शिहाबुद्दीन गोरी यानी मोहम्मद गोरी और गियासुद्दीन गोरी नाम के दो भाई अफगान में शासन कर रहे थे, जो युद्ध प्रेमी थे, जिनका काम अन्य देशों की अलौकिक संपदा को लूटना, सुंदर स्त्रियों के साथ में समागम करना और मुस्लिम धर्म का प्रचार व प्रसार करना था। इन दोनों भाइयों को भारत की अतुल्य संपदा का कहीं से पता चल गया। गियासुद्दीन गोरी ने अपने छोटे भाई साहबुद्दीन गोरी यानी मोहम्मद गोरी को आदेश दिया कि जाओ भारत पर आक्रमण करो, भारत की सुंदर स्त्रियों को लूट कर लाओ, भारत की अतुल्य संपदा को लूट कर लाओ और वहाँ के मंदिर है वो खंडित कर दो। साहबुद्दीन गोरी उर्फ मोहम्मद गोरी इसलिए आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। प्रारंभ में भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतने में वह सफलता हासिल कर ली। अब उसने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर चढ़ाई की। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी का सामना एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान से हुआ, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे दया की भीख मांगने पर छोड़ दिया। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह से हारने के बाद फिर से अफगान चला जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की एक ज्वाला भड़क रही थी। अपने भाई गियासुद्दीन गोरी से परामर्श लेकर एक बार फिर वह भारत में विशाल सेना लेकर के युद्ध स्थल की ओर बढ़ा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ में आया हुआ था। ऐसे में उसे राजा जयचंद की सहायता मिली। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि ये राजा जयचंद कौन था। दोस्तों, पड़ोसी राजा के कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता आए हुए थे। संयोगिता की सहेलियों ने बताया, ये वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जिन्होंने अपनी तलवार से आक्रांता मचाया हुआ है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को देख करके मंत्र मुक्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान की नजर जब संयोगिता पर पड़ी तो वह भी मंत्र मुक्त हो गए। उन दोनों के बीच में पारस्परिक प्रेम संबंध स्थापित हो गया। राज्य वापस लौटने पर संयोगिता ने अपने पिता जयचंद से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राजा जयचंद इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि वह इस विवाह को अपना अपमान समझते थे। क्योंकि यदि पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो जाता तो राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान के सामने हमेशा झुकना पड़ता। इसीलिए उन्होंने इस विवाह को नामंजूर करते हुए संयोगिता के विवाह के लिए एक भव्य आयोजन करवाया। देश विदेश से राजाओं को विवाह के लिए आमंत्रित किया गया। दरबार के बाहर द्वारपाल के स्थान पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवाई, ताकि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित किया जा सके। संयोगिता ने अपनी सखी से कहा, हे सखी, इस खबर को पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा दो। संयोगिता जब वरमाला लेकर दरबार में उपस्थित हुई तो उसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को देखा, जो दरबार के बाहर द्वारपाल की जगह रखी हुई थी, जिसे रखने का उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना था। राजकुमारी संयोगिता ने सभी गणमान्य राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज चौहान को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने साथ हजारों सैनिकों को लेकर के राजा जयचंद के दरबार में पहुंच गए और संयोगिता को अपने साथ में लेकर के राज्य वापस लौट गए। राजा जयचंद भरे दरबार में अपने इस अपमान को सह न सका और उन्होंने मोहम्मद गोरी को सहायता का आश्वासन दिया। तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी, जिसने जीत की उम्मीद ही छोड़ दी थी, राजा जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के सारे गुप्त राज जानने के बाद मोहम्मद गोरी एक बार फिर युद्ध स्थल पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और मोहम्मद गोरी ने इस बार घुड़सवार की संख्या बढ़ा दी थी। इस युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को करारी शिकस्त दी। राजा जयचंद ने अपने सैनिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में मिला दिए, जो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार रहे थे, जिससे सेना में भगदड़ मच गई और राजा जयचंद ने अन्य राजाओं को पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के लिए मना कर दिया। पृथ्वीराज चौहान, जो एक घोड़े पर भागने की कोशिश कर रहे थे, अंतोगत्वा पकड़े गए। मोहम्मद गोरी उन्हें पकड़ करके गजनी ले गया, साथ में अन्य सरदारों और चंद्रबरदाई को भी साथ में ले गया। दोस्तों, संयोगिता और अन्य सुंदर स्त्रियों को पकड़ने के लिए सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रभारी पद सौंपा गया। सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पहुंच गया, लेकिन वहां पर पृथ्वीराज चौहान का किला इतना मजबूत बनाया गया था, जिसमें एक और नदी थी, एक और खाई थी और सामने थी किले की मजबूत दीवार, जिसे तोड़ना मुश्किल था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किले के द्वार को खोलने के लिए काफी सारा प्रलोभन दिया, लेकिन राजमहल की स्त्रियों ने एक ना सुनी। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्णय लिया कि किले की बगल वाली खाई को अजमेर के नागरिकों को मार करके उनकी लाशों से पाट बना दिया जाए, उन लाशों में हाथियों को चढ़ाया जाए और फिर किले की दीवार को तोड़ा जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस आचरण से राजमहल की महिलाएं व्याकुल हो उठी और सारी स्त्रियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए जोहर की तैयारियां शुरू कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो संयोगिता के सौंदर्य का स्वाद चखना चाहता था, आग की लपटों को देख करके वह व्याकुल हो उठा और उसने संयोगिता के भाई धीरचंद को पकड़ के किले की दीवार के सामने खड़ा कर दिया, ताकि संयोगिता को
अपने भाई पर तरस आ जाए और किले के द्वार को खोलने के आदेश दे दे, लेकिन किले के दरवाजे फिर भी नहीं खुले। संयोगिता के भाई धीर चंद्र की मौत हो गई, उन्हें हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया गया। बाद में काफी मशक्कत करने के बाद किले की दीवार टूटी तो अंदर देखा तो चारों तरफ आग की लपटें ही लपटें थी। महल में एक भी स्त्री का नामो निशान नहीं था, सभी स्त्री जौहर कर चुकी थी। उधर गजनी में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की मौत की खबर सुनने के बाद आक्रोशित हो उठे। आंखें नीची ना करने के कारण मोहम्मद गोरी गुस्सा हो गए और उसने आदेश दिया कि इस काफिर की दोनों आंखें गरम सलाखे से फोड़ दी जाए। अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। गौरी, क्या तू जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दो। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए और चंद्रबरदाई के साथ जेल में ठूंस दिए गए। पृथ्वीराज चौहान जेल में ही अपने शब्दवेदी बाण का अभ्यास करते थे। जेल के कर्मचारियों ने यह सूचना मोहम्मद गोरी के भाई गियासुद्दीन गोरी को जाकर बताई। उस समय मोहम्मद गोरी ईरान आक्रमण के लिए गया हुआ था। गियासुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान की इस कुशलता को अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को दरबार में बुलाया। गियासुद्दीन गोरी ने आदेश दिया कि चंद्रबरदाई के शब्दों को सुनकर के पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई के सीने पर अपनी शब्दवेदी बाण की कार्य कुशलता का परिचय दे। चंद्रबरदाई ने मौत को नजदीक आते देख ये भांप लिया था कि अब ना तो मैं बचूंगा और ना ही पृथ्वीराज चौहान, इसलिए उन्होंने एक दोहा बोला। चंद्रबरदाई के इस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया और ये तीर जाकर के सीधे गियासुद्दीन गोरी के सीने पर जा लगा और उसे मरते देर ना लगी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है मत चुपके चौहान। तीर चला। सुल्तान सुल्तान के पश्चात पृथ्वीराज चौहान और राजकवि चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को छुरी से मारकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसके बाद खोकर के जाटों ने मोहम्मद गोरी को 1206 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया। पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने के लिए गियासुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कब्र एक साथ बनाई गई। जब भी मुस्लिम श्रद्धालु गियासुद्दीन गोरी की कब्र पर आते तो पहले पृथ्वीराज चौहान की बाहर बनी कब्र को जूतों से मारते। जूते वहां पर पहले से ही रख दिए जाते। वे अल्लाह से प्रार्थना करते कि ये काफिर व्यक्ति हमारे सुल्तान के साथ विश्वासघात किया और धोखे से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर अंदर जाकर गियासुद्दीन गोरी की कब्र पर फूल चढ़ाते। कंधार कांड के समय भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान के दौरे पर गए। वहां के भारतीय दूतावास से किसी भारतीय कर्मचारी द्वारा ये सूचना मिली कि वीर प्रतापी सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान की कब्र में यहाँ के निवासी जूते मारते हैं, जिस राजा को भारत में पूजा जाता है। अतः आप उनकी अस्थियों को ले जाएं और भारत सरकार को सूचना दे कि भारत में उनकी भव्य समाधि स्थल बनाई जाए। लेकिन दोस्तों, वाजपेयी सरकार में किसी कारणवश ये हो ना सका। भारत के तिहाड़ जेल में बंद शेर सिंह राणा को पृथ्वीराज चौहान की समाधि के साथ में हो रहे बर्ताव की सूचना मिली तो वह तिहाड़ जेल से भाग निकले। वहां से वह सीधे नेपाल पहुंचे। नेपाल के बाद बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश से नकली पासपोर्ट बनवा करके दुबई पहुंच गए। दुबई से फिर वह सीधे अफगानिस्तान गए। वहां रात के अंधेरे में चुपके से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकाल ली और भारत में लौट आए। फिर उन्होंने गाजियाबाद में एक स्थान है पिलखुआ, वहां पर पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां आज भी विराजमान है। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे देश के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान और महान माता रानी संयोगिता जी। दोस्तों, इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि इस महान राजा के बारे में सभी को पता चले। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।